अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं रीतिकाल के प्रमुख कवियों की, यानी रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हुए हैं उनके परिचय की चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला लेते हैं हम केशव दास। पहला कौन सा लेते हैं? केशव दास। यानी केशव का देखिए, वैसे केशव का जन्म संवत 1618 में हुआ। केशवदास का जन्म कब हुआ? 1618 में। और उनका देहावसान संवत 1680 में माना जाता है। संवत आप जानते हो, विक्रम संवत की बात हो रही है, न कि ईस्वी सन की। तो विक्रम संवत में 1618 में उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु 1680 में हुई। यानी रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्यों में केशव को भी अनेक विद्वान मानते हैं। इसका कारण उनका आचार्य एवं महाकवि का समर्थ रूप है। यानी केशवदास को रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्यों में केशवदास को भी अनेक विद्वान मानते हैं। इसका कारण उनका आचार्य एवं महाकवि का समर्थ रूप है। केशवदास के वंशजों का मूल निवास स्थान ब्रज और राजस्थान के देहली डीग मार्ग पर कुम्हेर गांव को माना जाता है। कहाँ माना जाता है? वंशजों का मूल निवास स्थान ब्रज और राजस्थान के देहली डीग मार्ग पर कुम्हेर गांव को माना जाता है। केशव के पूर्वज गोपाचल में राज्याश्रित रहे थे। इनके पूर्वजों को राजा रुद्र प्रताप और ओरछा नरेशों ने आश्रय दिया था। इनके पूर्वज संस्कृत साहित्य के प्रगाढ़ पंडित थे। इसका उल्लेख स्वयं केशवदास ने कविप्रिया में किया है। उन्होंने लिखा है, भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंदमती ते कुल केशवदास। तो आचार्य केशव भक्ति काल के अवसान एवं रीतिकाल के उदय के मध्य अवतीर्ण हुए, इसलिए इन्हें संक्रमण काल का कवि कहा जा सकता है। इनका जन्म हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि 1618 विक्रम संवत में एवं मृत्यु 1680 विक्रम संवत में हुई। इनके द्वारा जो प्रणीत कृतियां हैं वो है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीत, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देवचरित आदि। केशव को हिंदी का प्रथम आचार्य का होने का गौरव भी प्राप्त है। इनको कठिन काव्य का प्रेत भी बताया जाता है, क्योंकि इनका काव्य कठिन है और कठिन रूप में भी इन्होंने लिखा है। तो यह है कि केशवदास का जन्म भारद्वाज गोत्रीय सनाड्य विप्र प्रवंश में हुआ था। इन्हें वेदांतवादी मिस्र कहा जाता था। वर्तमान मध्य प्रदेशांतर्गत ओरछावासी विप्र कुल में इनका जन्म होते ही अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की गई। आज भी वहां के व्यासपुर मूल्य में उनके घर के भग्नावशेष प्राप्त है। केशवदास ने विधि पूर्वक अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। पिता पंडित काशीनाथ के प्रति केशव की अगाध श्रद्धा थी। मिश्र बंधु विनोद में केशव पुत्र वधु नामक कवियत्री का उल्लेख भी मिलता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि केशव के कुल की नारियां विदुषी थी। केशव की शिष्या प्रवीण राय भी नृत्य प्रवीण विदुषी थी। कवि आचार्य केशवदास को महाराज राम शाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह से राज्याश्रय प्राप्त हुआ, जो आजीवन बना रहा। अकबर बादशाह से बड़े हुए झगड़े को आचार्य केशव ने ही अपनी चतुरता से निपटा दिया था। इसलिए केशवदास को महाराज इंद्रजीत सिंह सदा सम्मान देते थे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी नहीं होता था। इंद्रजीत के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा नरेश बने। उनके राज्यकाल में भी केशवदास का सम्मान बना रहा। इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त रामशाह, रतन सेन
अमर सिंह और चंद्रसेन ने भी केशवदास का सदा सम्मान किया था। तो जहां तक काव्य के सैद्धांतिक पक्ष का संबंध है, केशवदास अलंकारवादी थे। उन्होंने भामह, दंडी तथा उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की परंपरा का ही अनुसरण किया और आधार ग्रंथों के रूप में काव्यादर्श, अलंकार शेखर तथा काव्यकल्प, लतावृत्ति आदि को ग्रहण किया। चमत्कार दर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि है। भूषण या अलंकारहीन कविता को वे असुंदर मानते थे, इसलिए उनकी रचनाओं में श्लेष, यमक आदि का आश्रय लेकर उक्ति, वैचित्र्य एवं शब्द चमत्कार की प्रधानता मिलती है। तो ये थे हमारे केशवदास। वैसे केशवदास ब्रज भाषा काव्य को केशव की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जिसका आभार समय संभवतः कृपाराम आदि में उनसे पूर्व ही मिलने लगा था, का साहसपूर्ण स्थापन और निर्वाह किया तथा तत्कालीन भाषा काव्य में रीति की प्रवृत्ति के लिए एक विशेष आदरपूर्ण स्थान अर्जित किया। तो ये थे केशवदास। अब है देव। रीतिकालीन कवियों में अगर दूसरा किसी का स्थान आता है तो वो आता है देव का। किसका आता है? देव का। तो देव आचार्य देव आचार्य देव रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1673 ईस्वी में इटावा में हुआ। इन्होंने रीति कवियों में सर्वाधिक रचनाएं की है। वैसे अगर संवत के रूप में माने तो इनका जन्म संवत 1730 में और इनका देहावसान संवत 1824 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक और देव माया प्रपंच। देव मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। यानी देव की जन्मभूमि इटावा मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? इटावा। इनके रचे ग्रंथों के आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इन्हें जीवन में बहुत भटकना पड़ा था और इन्होंने अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रह अनेक ग्रंथ रचे थे। इनके रचे ग्रंथों की संख्या कोई 52, कोई 72 और कोई 80 बताते हैं, परंतु शुक्ल जी ने इनके 25 ग्रंथों की सूची दी है। देव कवि लक्षण, ग्रंथ रचनाकर और प्रसिद्ध सफल कवि दोनों ही रूपों में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि अपने पहले लक्षण ग्रंथ भावविलास की रचना 16 वर्ष की अवस्था में ही की थी। और इनके ग्रंथों के बारे में तो हम वैसे भी पढ़ चुके हैं कि इनके कौन कौन से ग्रंथ है। भावविलास है, अष्टयाम है, राग रत्नाकर है, जाति विलास है, रस विलास है, काव्य रसायन है, राधिका विलास है, नीति शतक है, नक्षिक है, प्रेम दर्शन है, वृक्ष विलास है। ये इस प्रकार की चीजें उन्होंने खूब अच्छे तरीके से लिखी। तो देव की अभिव्यंजना शैली प्रौढ़ और प्रांजल्य है। वे काव्य रचना करते समय भाषा के सौष्ठव, समृद्धि, अलंकरण और सज्जा का विशेष ध्यान रखते हैं, परंतु जहां वे पद, मैत्री, यमक, अनुप्रास आदि के चमत्कार प्रदर्शन में फंस जाते हैं, वहां भाषा का प्रवाह और सहज सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ऐसे स्थलों पर शब्द व्यय अधिक और अर्थ की न्यूनता, शब्दों की तोड़ मरोड़ आदि निर्बलताएं आ जाती है। तो ये थे हमारे देव। अब है भूषण, कवि भूषण। तो भूषण ओज, वीर एवं टंकार के कवि हैं। भूषण किसके कवि हैं? ओज, वीर और टंकार के कवि हैं। वे राष्ट्रभक्त एवं
जाति भक्त हिंदूवादी कवि हैं। वे राष्ट्रभक्त एवं जातिवादी हिंदूवादी कवि हैं। ये कानपुर के पास तिकवामपुर नामक स्थान के रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। ये किसके थे? कानपुर के पास में तिकवामपुर नामक स्थान है, वहां के रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। भूषण को छत्रपति शिवाजी व अन्य राजाओं का आश्रय प्राप्त था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ये इनकी प्रमुख रचनाएं। यानी महाकवि भूषण का अगर देखें तो महाकवि भूषण का जन्म संवत 1670 में हुआ था और मृत्यु संवत 1772 में हुई थी। इनके पिता का नाम पहले ही मैंने बता दिया है, पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था और उनके भाई चिंतामणि एवं मतीराम भी रीतिकाल के उत्कृष्ट कवि हुए। उसका वास्तविक नाम अज्ञात है, यानी उनका वास्तविक नाम तो अज्ञात है। चिंतामणि और मतीराम आपके सिलेबस में वैसे भी है। तो भूषण की उपाधि उन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र द्वारा प्राप्त हुई थी। वे छत्रपति शिवाजी के आश्रित कवि थे और उनकी प्रशंसा में उन्होंने पर्याप्त काव्य की रचना की। पन्ना नगरी के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी उनका अतिशय मान था। यहाँ तक कि एक बार महाराजा छत्रसाल ने उनकी पालकी में अपना कंधा लगा दिया था। इसी कारण उन्होंने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। तो ये भूषण की ही भाषा थी। भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता सबसे ज्यादा रही है और वो राष्ट्रीयता के स्वरूप को समझ लेना ही आवश्यक समझते थे। राष्ट्रीयता से हमारा तात्पर्य संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए किए गए विविध कार्यों से। तो इस समय कुछ विद्वान भूषण को राष्ट्रीय कवि मानते हैं और कुछ इसका विरोध भी करते हैं। राष्ट्रीय कवि न मानने का कारण यह है कि इस समय राष्ट्रीयता का अर्थ बदल गया है। मध्य युग में हिंदू धर्म की व्यापकता के कारण हिंदुत्व की रक्षा को ही राष्ट्रीय कार्य माना जाता था। तो कला पक्ष की दृष्टि से अगर भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की है, उनकी भाषा में ओज गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है और वह वीर रस के सर्वथा अनुकूल है। मुगल सम्राट औरंगजेब और उनके दरबारियों का वर्णन करते समय उन्होंने अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। उनके काव्य की रचना दोहा, कवित, सवैया आदि विविध छंदों में हुई है। अलंकारों का प्रयोग करते समय उन्होंने स्वाभाविकता और कृत्रिमता दोनों का ही परिचय दिया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि काव्य शिल्प की दृष्टि भूषण का काव्य साधारणतः सफल ही है। आगे हम उनकी काव्य शक्ति के विषय में कविवर वियोग हरि की वीर सतसई में दो को उपस्थित कर इस निबंध को देखते हैं। तो देखो उन्होंने लिखा है कि शिवा सुजस सरजीस सुरस मधुकर मत अन्यन रस भूषण भूषण सुकवि भूषण भूषण धन्य किंदो इंद्र को वज्र के प्रले प्रशानु अमंद किंदो रुद्र रणचंडी चखु कवि भूषण को छंद। तो ये थे कवि भूषण। अब हम रीतिकाल के अन्य कवि के बारे में पढ़ेंगे, वो है सेनापति। कौन से कवि है? सेनापति। तो सेनापति के जीवन के संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। सेनापति के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अभी तक उनकी एक ही कृति कवित रत्नाकर प्राप्त हुई है। अभी तक उनकी एक ही कृति है जो प्राप्त हुई है और वो है कवित रत्नाकर। इस कृति के आधार पर इनका जन्म बुलंदशहर के अनूप शहर के आसपास हुआ। इनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित व पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था। कवित रत्नाकर में इन्होंने अलंकार, श्रृंगार, षठ ऋतु, रामायण व राम रसायन का वर्णन किया है। यानी वैसे सेनापति रीतिकाल के एक प्रमुख कवि थे, किंतु इनके जीवन के विषय में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। इनकी कृति कवित रत्नाकर का रचनाकाल संवत 1706 यानी सन 1649 ईस्वी माना जाता है। यह सेनापति की एक प्रौढ़ कृति है तथा इसके छंदों से प्रतीत होता है
कि इसकी रचना के समय कवि जीवन के अंतिम चरण में था, यानी ये रचना की उस वक्त शायद वो वृद्ध हो गए थे। ये अनुमान किया जा सकता है कि इस कृति की समाप्ति के समय उनकी उम्र 60-65 वर्ष रही होगी। तो इनकी जन्म तिथि 1584 से 1588 ईस्वी के बीच में या इनके आसपास मानी जा सकती है, तथा इनकी मृत्यु भी 17वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुई होगी। कवित रत्नाकर की पहली तरंग के एक छंद से पता चलता है कि इनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। इनके पिता गंगाधर के ने गंगा के तट पर बसी यानी अनूप मगरी को पाया था। गंगा तीर बसती अनूप जिमी पाई है, इस पंक्ति के आधार पर कहा जाता है कि ये अनूप शहर यानी बुलंदशहर के निवासी थे। मिस्र बंधुओं का अनुमान है कि सेनापति का संबंध किसी मुसलमान दरबार से था, किंतु ये भी अनुमान ही है। तो सबसे ज्यादा सेनापति जी ने ऋतु वर्णन से संबंधित रचनाएं लिखी है, और इसके अलावा उन्होंने भक्तिकाल और रीतिकाल के संधि स्थल में भी उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी है। श्लेष के अतिशय मोह के कारण सेनापति का काव्य बोझिल और धुरे भी हुआ है, इसलिए कविता की गतिशीलता भी बाधित होती है। तथापि सेनापति रीतिकाल के एक महत्वपूर्ण कवि है। अब देखते हैं हम बिहारी। तो बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। ये जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। इनका देहावसान 1663 ईस्वी में हुआ। बिहारी की ख्याति का मूलाधार इनकी एकमात्र कृति बिहारी सतसई है। मुक्तक परंपरा में बिहारी शीर्षस्थ है। इन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि माना जाता है। इनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि सतशैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी को मुख्यतः श्रृंगार, भक्ति व नीति की त्रिवेणी का प्रवाहक माना जाता है। बिहारी सतसई में अलंकार, रसभाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि को दृष्टिगत रखकर सुंदर दोहे रचे गए हैं। बिहारी को श्रृंगार के संयोग पक्ष के निरूपण में निपुण माना गया। उदाहरण प्रस्तुत है। उदाहरण में देखिए, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत हैं नैनन ही शोभात। देखो, इसमें एक नायक और नायिका का कितना सुंदर चित्रण का है कि एक भवन है, भवन में खूब सारे लोग हैं। उन लोगों के बीच में एक कोने में नायिका खड़ी है और एक कोने में नायक खड़ा है, और वो अपनी आंखों से ही बातें कर रहे हैं। यानी कहत वो आंखों से ही कह रहे हैं, नटत वो आंखों से ही मना कर रहे हैं, रीजत वो रीझ रहे हैं, खीजत कुछ गुस्सा भी हो रहे हैं, मिलत खिलत लजियात और जब उनकी आंखें मिलती है तो वो खिलते हैं अर्थात प्रसन्न होते हैं, और लज्जा से शर्मा जाते हैं यानी शर्म जाते हैं। भरे भुवन में करत है नैनन ही शोभात, ये पूरा भवन भरा हुआ है परंतु फिर भी वो अपने नैनों से ही बात कर रहे हैं। तो उनकी भाषा प्रांजल, परिष्कृत, प्रौढ़, सरस एवं मधुर है। उनकी भाषा कैसी है? प्रांजल, परिष्कृत, प्रौढ़ और सरस एवं मधुर है। तो श्रृंगार परक दोहों में बिहारी की अप्रियमता को सहज भाव से देखा जा सकता है। किसमें देखा जा सकता है? सहज भाव से। उदाहरण के लिए, जब बिहारी जयपुर नरेश भाई जय सिंह से मिलने गए तब उन्होंने महाराज को अपनी नवविवाहिता के प्रेम पास में आबद्ध देखा, जो प्रजा कार्यों से विरक्त हो गए थे। तब बिहारी ने संक्षिप्त में अपनी बात इस दोहे में लिखकर भेजी कि नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही शो बंध्यो आगे कौन हवाल। उन्होंने जब दरबार में गए थे तो राजा जय सिंह को उन्होंने देखा था कि वो राजकार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें पता चला कि वो अपनी नवविवाहिता जो अल्प आयु की ही रानी है उसके ही प्रेम पाश में बंद करके उनके ही अनुराग में रह करके सिर्फ महल में ही रहते हैं, बाहर नहीं आते। तो उन्होंने लिखा था कि नहीं पराग, उन्होंने एक फूल का उदाहरण लिया था
कि हे राजन, नहीं परागो, कि अभी जो फूल है नहीं पराग, उसमें पराग गणों का परादुर्भाव नहीं हुआ है, नहीं मधुर मधु, न ही उसमें मीठे शहद की प्राप्ति हुई है, नहीं विकास ही काल, और क्योंकि उस फूल का अभी विकास भी नहीं हुआ है। अली कली ही शोभ द्यो, कि हे अली कहते हैं भंवरे को, कि हे भंवरे, तू एक कली से ही बंध गया। यानी जब एक कली से ही तू इतना प्रेम कर रहा है, तो जब ये विकसित होकर के पूर्ण रूप से फूल बन जाएगा, तब तेरा क्या होगा। तो और इस दोहे को पढ़ते ही महाराज को शर्म की अनुभूति हुई, और वो अविलंब राज कार्य में लग गए, यानी छोड़ छाड़ करके सीधे ही राज दरबार में आ गए। तो वैसे देखा जाए तो बिहारी एक अपने आप में अनूठे कवि हुए हैं। वो छोटी से छोटी बात को भी मार्मिक बना देने की कला में बिहारी सिद्धहस्त थे। वो मतलब नायिका की साधारण सी चेष्टा को भी बिहारी ने अत्यंत चित्ताकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है। तो आगे देखो कि बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांकों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारिकों के पक्ष में समझना चाहिए। सीधा यह है कि बिहारी जो है एक सफल मुक्तकार है। ध्यान रहे, नहीं परागु नहीं मधुर मधु जैसे अनेक दोहे बिहारी की मजमून छीनने या चुराने की ही कला के द्योतक है। मौलिकता की दृष्टि से उनका विशेष मूल्य नहीं है, फिर भी सभी गुण दोष का संग्रह एक ही पुस्तक में ढूंढने वाले विद्वानों के लिए बिहारी अत्यंत उपयोगी रचना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए घनानंद, घनानंद के बारे में। यानी घनानंद स्वच्छंद काव्य धारा या रीति मुक्त काव्य धारा के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। घनानंद क्या है? स्वच्छंद काव्य धारा या रीतिमुक्त काव्य धारा के सर्वोत्कृष्ट कवि है। इनका जन्म 1764 विक्रम संवत एवं मृत्यु 1796 विक्रम संवत में नादिर शाही में हुई। ये कायस्थ जाति के थे। ये किस जाति के थे? कायस्थ जाति के थे। और दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। इनकी कृतियां सुजान सागर, विरह लीला, कोकशार, रस केलीवली और कृपा कांड, इनको प्रेम की पीर का कवि माना जाता है। घनानंद को किसका कवि माना जाता है? प्रेम की पीर का कवि माना जाता है। तो घनानंद प्रेम के कवि हैं, ब्रज भाषा में प्रवीण हैं और स्वच्छंद स्वभाव के हैं। प्रेम की पीर या विरह की व्यंजना में बेजोड़ हैं। लाक्षणिक मुहावरे द्वारा प्रयोगों से पुष्ट उनकी काव्य भाषा बहुत उत्कृष्ट है। उनकी कविता का मर्म प्रेम की पीर का अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। वे रीतिकाल के अन्य कवियों के समान आचार्य बनने और लक्षण ग्रंथ रचने के प्रलोभन में नहीं पड़े। विशुद्ध प्रेम की मार्मिक व्यंजना में ही उनकी रुचि थी। अपनी प्रेमिका के नाम को उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण का नाम मानकर कृष्ण प्रेम को ही प्रवृत्ति जीवन में महत्व दिया। वे सच्चे प्रेम पथिक थे, जिन्होंने प्रेम को ही भक्ति के रूप में व्यक्त किया। अब है विद्यापति। तो विद्यापति को देखिए कि इनका जन्म 1359 ईस्वी को, विद्यापति का जन्म 1359 ईस्वी को मिथिला प्रांत, कहाँ? मिथिला प्रांत के दरभंगा जिला के अंतर्गत जरेल परगना के विस्पी नामक गांव में हुआ था। यानी इनका जन्म 1359 ईस्वी को मिथिला प्रांत के दरभंगा जिला के अंतर्गत जरेल परगना के विस्पी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गणेश्वर ठाकुर तथा माता का नाम गंगा देवी था। यानी इनके पिता का नाम क्या था? गणेश्वर ठाकुर तथा माता का नाम गंगा देवी था। इनकी मृत्यु सन 1447 ईस्वी को हुई मानी जाती है। इनकी रचनाएं हैं भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लेखनावली,
विभागसार, शैव सर्वस्वहार, शैव सर्वस्वार, प्रमाणभूत पुराण संग्रह, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, गया पतलक, वर्षकृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। अभी संस्कृत में यह ग्रंथ कीर्ति कला, कीर्ति पताका, अपभ्रंश ग्रंथ, पदावली है, नाटक। यह मैथिली भाषा में विद्वान विद्यापति को काव्य विलास कला का कवि माना जाता है। यानी कि अगर देखें तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभागसार, शैव सर्वस्वार, प्रमाणभूत पुराण संग्रह, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, गया पतलक, वर्षकृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। ये सभी संस्कृत ग्रंथ है। कीर्ति कला, कीर्ति पताका, यह अपभ्रंश ग्रंथ है। पदावली, नाटक, यह मैथिली भाषा में लिखा हुआ है। विद्वान विद्यापति को काव्य विलास कला का कवि माना जाता है। तो इस प्रकार ये थे आपके रीतिकालीन कवि। तो आज हमने रीतिकालीन कवियों के बारे में पढ़ा। अगले कालांश में हम किसी नए विषय को लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होंगे और जो आपके पाठ्यक्रम में उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।